चैप्टर 121 आक्षी मिशन स्टार्ट। सिटी मॉल में विराज अभी बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट की कस लगा रहा था। वो सामने जगमगाती हुई पूरी मुंबई को देख रहा था। वो शर्ट लेंस था और शांत चेहरा पर आंखों में आग थी। आंखें अगर कोई एक बार देख ले तो वो डर जाता। वो जल्दी जल्दी सिगरेट की कस लगा रहा था। उसके आंखों के सामने बार बार अनु का चेहरा घूम रहा था। वो अपनी हाथों की मुट्ठी बना देता जिससे सिगरेट भी कुचल जाती है। विराज के गर्दन और सर की नसें तन गई थी। वो बोला, अब नहीं, अब निया माथुर, अब नहीं। अनु मेरी दीवानगी है और उस दीवानगी को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। रूम में अनु की हल्की हल्की आंख खुलती है। उसका पूरी बॉडी दर्द कर रही थी और उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो दर्द को झेल नहीं पा रही थी, इसीलिए वो जोर से चिल्लाए, आह है। उसकी आवाज सुनकर विराज तुरंत सिगरेट फेंककर अंदर आ जाता है और जाकर अनु के पास बैठ जाता है। अनु अभी लेटी हुई थी। वो विराज को नम आंखों से देखकर बोली, विराज, विराज मैं यह दर्द को नहीं झेल पा रही हूं। विराज उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अनु आई एम सॉरी ये सब में। तभी अनु उसके मुंह पर हाथ रख देती है और बोली, ये रास्ता मैंने चुना है और गलत तुम कभी नहीं थे, ना होंगे। तभी उसकी नजर विराज के गले पर जाती है जहां पर स्केच लगे हुए थे और कुछ जगह पर काटने के निशान थे जो अब नीले पड़ चुके थे। वो बोली, ये सब। फिर वो अपने आप को देखती है। उसके विराज की शर्ट पहनी हुई थी। वो झट से खड़ी हो जाती है और खुद को देखकर फिर विराज को देखती है। विराज को लगा कहीं अनु उसे गलत ना समझ, इसीलिए वो तुरंत बोला, ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया था और अमन था नहीं और आश्वी का फोन स्विच ऑफ बता रहा था और तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हें कहीं ले जाता तो बदनामी होती तुम्हां। तभी अनु की बात सुनकर वो दंग रह गया। वो बोली, हमारी फर्स्ट नाइट हो गई और मुझे कुछ पता भी नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं पाए। मैं आपसे नाराज हूं। इतना कहकर वो ब्लैंकेट में दुबक जाती है और सिर से पांव तक अपने आप को कवर कर देती है। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की है क्या। उसने अपना सर झटका और इंटरकॉम से खाने का ऑर्डर देकर अनु की तरफ बढ़ जाता है और उसे वैसे ही अपनी गोद में उठा लेता है। अनु ब्लैंकेट हटाकर बोली, क्या कर रहे तुम? विराज उसे वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, मैडम आपने कुछ करने के लिए छोड़ा ही कहा है। पूरे 5 घंटे आपने मुझे परेशान किया है और अब। इतना कहकर वो उसे बाथटब में लेट देता है और उसे दूर जाने को होता है कि अनु उसके गले में बाहें डाल देती है और बोली, इतना परेशान किया है तो थोड़ा और सही। इतना कहकर वो उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है और दोनों डीपली किस कर रहे थे। शाह हाउस में माही और आर्द्वा अंदर आते हैं तो वो दोनों ही पूरे भीग चुके थे। माही को देखकर रागिनी जी उसे गले लगाकर बोली, कहाँ चली गई थी तुम? हम सब कितना डर गए थे। ऐसे कौन जाता है? माही बस स्टैच्यू की तरह खड़ी थी। वो रागिनी जी से अलग होकर सबकी तरफ अपनी नजरें घुमाती है। दादी चिंता करते हुए बोली, बेटा ये क्या हाल बना रखा है आपने? ऐसे रहें तो ठंडी लग जाएगी। तभी जया जी बोली, हाँ बेटा आप अपने कपड़े बदल लो। आर्द्व माही को ही देख रहा था। सूरज जी उसके पास जाकर बोले, आप भी भीग चुके हैं, आप भी अपने कपड़े बदल दीजिए। तभी वहां यश भी आ जाता है। वो सबकी तरफ देखता है, फिर आर्द्व के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम मेरे साथ चलो। आर्द्व और यश जाने लगते हैं। तभी सुमित्रा जी बोली, यश अनु कहाँ है? आनंद जी बोले, हाँ कहाँ है वो? मुझे लगा तुम्हारे साथ होगी, वो कहाँ है? यश उन्हें देखकर बोला, मुझे भी नहीं पता, वो मेरे साथ नहीं थी। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी आनंद जी का फोन रिंग होता है। वो कॉल पिक कर बोले, साहिल बेटा इस वक्त कॉल क्यों किया? साहिल की आवाज आए, वो अंकल अनु मेरे साथ है। मुझे याद आया कि आप सब लोग टेंशन ले रहे होंगे इसीलिए बता दिया। वो अभी सो रही है। आनंद जी गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है बेटा उसका ध्यान रखना। जी अंकल। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। माही सबको देखकर बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर वो तेज कदमों से निकल जाती है। वैशाली माही को देखकर बोली, यह इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? फिर वो आर्द्व की तरफ देखकर बोली, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में आर्द्व? आर्द्व माही के कमरे की तरफ जाते हुए बोला, बूजी वो हम दोनों का मामला है, मैं संभाल लूंगा, आप सब चिंता ना करें और घर जाएं। इतना कहकर वो चला जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सबके चेहरे उतर गए थे। वहीं आर्द्व माही के जाकर देखा तो माही वॉशरूम से बाहर निकल रही थी। माही भी उसे एक पल देखकर बेड पर लेट जाती है। आर्द्व उसके पास जाकर देखता है तो उसके बाल गीले थे। वो टॉवल लेकर आता है और माही का सर अपने गोद में रख उसके बाल सुखाने लगता है और प्यार से बोला, माही। माही उसकी आवाज सुनकर बोली, आर्द्व मैं पहले ऐसे नहीं थी। माही कुछ अलग थी, चुलबुली सी थी, शैतानी थी, तोड़फोड़ थी और अब मैं पूरी तुम पर डिपेंड हो गई हूँ। हर बात पर सिर्फ तुम याद आते हो। मैं कमजोर नहीं बना चाहती पर आज मैं हूँ। आर्द्व टॉवल साइड में रखकर बोला, तुम कमजोर नहीं हो माही, तुम मेरी माही हो जो। तभी माही बीच में स्मर्क करते हुए बोली, मैं सिर्फ माही हूँ और माही कमजोर नहीं थी। आर्द्व उसे 2 पल देखता है फिर बोला, तुम पायल सिंघानिया से मिली थी?
माही टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें सब पता होता है ना मेरे बारे में? मुझे ही नहीं पता था। मेरे पीछे मुझ पर नजर रखने वाले लोग थे। मुझे पता ही नहीं था। मैं बेवकूफ थी और अभी भी हूँ। आर्द्व उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए है और उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम पायल सिंघानिया से मिली थी। माही अपनी आंखें बंद कर बोली, हम मिली थी और किसी और से भी मिली। उसे कल मैं तुम्हें मिलवाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी का एक खूबसूरत तोहफा दूंगी तुम्हें। अभी मुझे नींद आ रही है, कल बहुत बड़ा दिन है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में से आंसू का कतरा निकल जाता है। आर्द्व झुककर उसके फोरहेंड पर किस कर वहां से निकल जाता है और यश के पास जाकर उसके कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं इन सबसे अनजान ओबरॉय मेंशन, लक्ष्य और आश्वी एक दूसरे से ब्लूटूथ से कनेक्ट थे। लक्ष्य बोला, तुम तैयार हो? आश्वी बोली, हम आई रेडी। वहीं निया अपने कमरे में थी और बहुत खुश थी। वो बोली, अनु अनु तुम जानती थी ना, विराज सिर्फ मेरा है और मेरा रहेगा। तभी अचानक मेंशन की लाइट चली जाती है। निया ये देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इसलिए तो ओबरॉय मेंशन की लाइट्स हमें ऑन रहती। वो डरते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाती है और चिल्लाते हुए बोली, मेरा आंटी, राजू भाई, शिखी, सब कहाँ है? ये लाइट क्यों चली गई? कोई है क्या? आश्वी आश्वी तभी आश्वी डरते हुए वहां आते हुए बोली, ना नेहा तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। कहाँ हो तुम? नेहा आश्वी की आवाज सुनकर चैन की सांस लेती है। वो बोली, आरू मैं यहाँ हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कहाँ हो? आश्वी बोली, मैं यहाँ हूँ, आपके पीछे शायद। नेहा तुरंत पीछे पलट जाती है और अंधेरे में हाथ आगे कर आश्वी की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी आश्वी की एक चीख सुनाई देती है। नेहा घबराते हुए बोली, क्या हुआ आरू? वो जल्दी जल्दी में आश्वी की तरफ जाने को होती है कि तभी किसी चीज से वो टकरा जाती है और गिर जाती है। वो दर्द से कराह उठी थी। आह मेरा पैर! वो अपनी आंखें बंद कर देती है और फिर उसे आश्वी का ख्याल आता है। वो चिल्लाई, आरू आरू, पर कोई आवाज नहीं आई। वो फिर से चिल्लाकर बोली, आरू। तभी एक भयानक आवाज आई, आरू नहीं, प्रिया। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। नेहा डरते हुए बोली, कौन कौन प्रिया? मैं नहीं जानती किसी को। तभी वो आवाज फिर से आई, जिसे तुमने मारा था, जिसकी चीखें तुमने सुनी नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगी आज और मुझे शांति मिल जाएगी। इतना सुनते ही निया के पसीने छूटने लगते हैं। वो बोली, ये तुम हो ना आश्वी? वो खड़ी होकर जाने को होती है कि तभी उसके पैरों में कुछ आता है और वो गिर जाती है। खिड़की से आती हल्की रोशनी में वो देखती है तो आश्वी के गला काट दिया था और वो जमीन पर पड़ी हुई थी। ये देखकर निया अपने मुंह पर हाथ रख देती है। तभी वो आवाज आई, अब तेरी बारी है निया, अब तेरी बारी है। मुझे पता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तुम एक मर्द हो जिसने सबको मारा है। तभी निया के सामने कोई आ जाता है और उसका गला पकड़ देता है। निया अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे प्रिया, छोड़ो। सामने कोई था पर उसका चेहरा पूरा डनका हुआ था। वो बोली, नहीं, तुमने मारा है सबको, तुमने मुझे मार दिया। तू एक खूनी हो, बोलो हो ना? तुमने मारा है मुझे, मारा दिया, मार दिया। तभी निया एक वर्ड बार बार सुनकर गुस्से में बोली, हाँ, मार डाला मैंने, मैं खूनी हूँ। मैंने तुम्हें, मोम, डैड, अनु सबको मार दिया। सबको मार डालूंगी। अगर कोई मुझसे मेरा विराज छीनने की कोशिश करूंगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे मोम डैड मेरे खिलाफ थे, उन्हें भी मैंने मारा था और उन्हें मारकर खाई में फेंकने वाली थी कि विराज बीच में आ गया। तुम्हें और उस अनु को भी मरवा दिया सबको। वो पागलों की तरह बोले जा रही थी। उसे ये तक ख्याल नहीं रहा था कि उसका गला किसी ने छोड़ दिया है और सभी जगह पर लाइट ऑन हो गई थी। लक्ष्य और आश्वी उसके सामने ही खड़े थे और उनके पीछे पुलिस। एक लेडीज कांस्टेबल आगे आकर उसके हाथों में हथकड़ी पहनने लगती है। तभी निया को अपने होश में आती है और वो आसपास हैरानी से देखने लगती है। वो सामने देखती जहां लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखकर आश्वी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। निया हैरानी से बोली, तुम तो वो मार दिया था। आश्वी और लक्ष्य जोर जोर से हंसने लगते हैं। निया उन दोनों को देखकर उसे सब कुछ समझ आ गया था। वो गुस्से में बोली, तुम दोनों ने ये घटिया हरकत की निया माथुर के साथ, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं छुड़ू गई नहीं तुम्हें। आश्वी धीरे धीरे निया के पास जाती है। वो उसे गुस्से में घूर रही थी। एक हाथ उस लेडी कांस्टेबल ने पकड़ रखा था। आश्वी उसके पास जाकर उसके एक खिंच के रसीद देती है। निया का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और वो अपने गाल पर हाथ रख देती है। वो आश्वी को देखती है तो आश्वी उसके दूसरे गाल पर 2-3 झापड़ लगा देती है। आश्वी का मन उसे मार देने का कर रहा था। वो घृणा से बोली, मिस निया माथुर, तुम कह रही हो प्यार करती हो भाई से? जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हो सकती वो किसी से क्या प्यार करेगी? तुम्हारी वजह आज तक भाई गिल्ड से बाहर नहीं निकल पाए हैं और तुम इतने सालों से सिर्फ खेलती आई उनके साथ। कितने लोगों को मारा है तुमने? फिर वो लेडी कांस्टेबल को देखकर बोली, ले जाओ इसे, नहीं तो मैं इसका मर्डर कर दूंगी। नहीं, मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, निया चिल्ला रही थी। इंस्पेक्टर बोले, अब जेल की हवा खाना, वहां पर अच्छे खासे लोग पागल हो जाते हैं। इतना कहकर वो वहां से निकल जाते हैं। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1।
एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 122। कार में आश्वी एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। वो तिरछी नजरों बार बार लक्ष्य को देख रही थी। वो एक हाथ से ड्राइव कर रहा था और दूसरा हाथ विंडो पर अपनी कोहनी टिका कर रखा था और हथेली को अपना चेहरा टिका रखा था। आश्वी उसे ही देख रही थी। लक्ष्य अचानक ब्रेक लगा देता है, जिससे आश्वी को एक झटके से आगे हो जाती है। उसका सर डैशबोर्ड से टकराता उसे पहले ही लक्ष्य बीच में अपना हाथ रख देता है, जिसे वो लक्ष्य के हाथ से टकरा जाती है। आश्वी की सांसें तेज हो गई थी। वो गुस्से में लक्ष्य की तरफ देखकर बोली, पागल कहीं के, अभी कुछ हो जाता तो मुझे तो। ऐसे अचानक ब्रेक क्यों लगाई? दिमाग का फ्यूज उड़ गया है क्या? ऐसे पागलों की तरह हरकत कर रहे हो? हाँ बोलो। लक्ष्य उसे देखकर झुंझला कर बोला, छिपकली, एक तो तुम कब से मुझे ताड़े जा रही थी, ध्यान तुम्हार नहीं था। जरा अपनी नजरें घुमाकर देखे, तुम्हारा ठिकाना आ गया है, जाओ अपने भूतिया महल में। आश्वी उसकी बात सुनकर बाहर देखती है। वो लोग ओबरॉय मैंशन के सामने खड़े थे। आश्वी कार से उतरकर विंडो से टिककर लक्ष्य से बोली, तुम नहीं आ रहे क्या? प्लान भूल गए क्या? लक्ष्य उसे देखकर बोला, मुझे याद है, अभी शाम होने में थोड़ी देर है तो हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। इतना कहकर वो कार से उतर गया और आश्वी के साथ अंदर की तरफ बढ़ जाता है। बालकनी में खड़ी निया उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे पर से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मॉल में आर्द्व जैन के मुंह पर दो मुके जड़ते हुए उसका कॉलर पकड़कर सर्द आवाज में बोला, क्या कर रहे थे तुम दोनों? एक काम दिया था, मैंने कहा था कि मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हुआ था, बोलो। राहा का चेहरा भी सुजा हुआ था और यश भी वही खड़ा था। जैन डरते हुए बोला, बॉस, हम लेडी बॉस पर नजर रख रहे थे। वो किसी बच्चे से टकराई थी, फिर वॉशरूम में गई तो हम दोनों बाहर वेट करने लगे, पर 1 घंटे से ऊपर हो गया तो हमने लेडी स्टाफ से मदद ली, वो अंदर नहीं थी। यश आर्द्व के कंधे पर हाथ रख बोला, आर्द्व शांत हो जाओ, हमें कुछ सोचना चाहिए। आर्द्व जैन को छोड़कर बोला, मैनेजर को बुलाओ, मैं खुद सीसीटीवी कैमरे चेक करूंगा। वहीं शाह हाउस में सभी लोग टेंशन के मारे यहां से वहां घूम रहे थे। दादी, जया, रणवीर सिंह, करणजी, वैशाली, वो सब लोग भी आए हुए थे। शाम का अंधेरा अब छाने लगा था। आज मुंबई के मौसम ने भी अलग रुख लिया था। काले बादल आसमान में छा गए थे और हवाएं तेज चल रही थी। दादी अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, है वाहेगुरु, हमारे बच्चों की रक्षा करना। जया जी बोली, पता नहीं कहाँ रह गए ये सब। आनंद जी बोले, कोई फोन नहीं उठा रहा तो कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, क्या करें अब? रागिनी जी बोली, हमने मना किया था, फिर भी चली गई। हमारी एक बात नहीं सुनते ये लोग। मौसम भी कितना खराब हो गया है। जया जी बोली, हाँ अब तो बारिश भी शुरू हो है। सूरज जी बोले, मैं यश को कॉल कर पूछता हूँ एक बार। रणवीर खड़े होकर बोले, हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, हमें जाना चाहिए, उन लोगों के पास जाना चाहिए। दादी बोली, नहीं अभी मौसम खराब है, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। वहीं एक खाली सड़क पर बारिश जोरों से चल रही थी, साथ में बिजली गिर रही थी। तभी एक जोरदार आवाज के साथ बिजली गिरी, पर सड़क पर चल रही माही को उसका कोई एहसास नहीं हुआ। वो बस सड़क को देखे जा रही थी, जैसे उसे अभी नहीं पता था कि ये रास्ता जाता कहाँ है। वैसे ही उसकी जिंदगी हो गई थी। उसके हाथ में अभी भी वो स्टैच्यू पकड़ा हुआ था। वो पूरी भीग चुकी थी और ठंडी ठंडी हवा से वो कांप रही थी। उसे ये रहकर सारी बातें याद आ रही थी। आर्द्व की वो बातें जो उसे कही थी, फिर पायल की बातें, माही तुम बहुत ही भोली हो, इसलिए सब तुम्हारा फायदा उठाते हैं। फिर उसे आहिर का मासूमियत भरा चेहरा याद आ रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, क्या करें क्या ना करें। उसे कुछ होश नहीं था। एक भरोसा ही तो था, जिस पर उनके रिश्ते की ये डोर बंधी हुई थी। आज वो भी टूट गई थी। वो चाहकर भी आर्द्व पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसे वो फोटोस याद आ रहे थे। उसे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आर्द्व ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो अब ये सोचते सोचते उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो जाएगी। बारिश अभी जोरों से चल रही थी। माही अपना सर पकड़कर धड़ाम से नीचे घुटनों के बल बैठ गई और अपना चेहरा ऊपर कर अपने हाथ अपने घुटनों से टिकाकर एक जोरदार आवाज के साथ चिल्लाई, आय क्यों, मेरे साथ क्यों। बस इसके बाद उसके रुके हुए आंसू एक धारा की तरह बह चले थे। वो फुट फुट कर रो रही थी। वो अब जमीन पर अपने हाथ रखकर नीचे सर कर रो रही थी, पर ना जाने क्यों पर वो स्टैच्यू उसके हाथ से चिपक गया था। तभी माही को अपने सामने किसी के ब्लैक बोर्ड दिखाई देते हैं। वो सर उठाकर देखती है तो सामने आर्द्व खड़ा था, जो बिना किसी भाव से उसे देख रहा था और वो भी बारिश में भीग रहा था। आर्द्व माही के सामने पंजों के बल बैठ जाता है। माही और आर्द्व दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आर्द्व माही की लाल आंखें देख रहा था। तभी वहां पर एक ढाबे पर गाना बज रहा था, ये इश्क है क्या दुनिया को हम क्या समझाएं, कैसे आ दुनिया की राहों में कुछ ऐसा कर जाए, एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिना मर जाए। आर्द्व माही को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है।
उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था उसे, जैसे वो उसे अपने अंदर ही समा लेगा। माही बस स्टैच्यू बनकर ही रही थी, उसके हाथ अभी झूल रहे थे हवा में। ये खुदा, बता दे क्या लकीरों में लिखा। हमने तो बस ये इश्क किया है। माही आर्द्र भी अब आर्द्र को गले लगा देती है। शायद आखिरी बार यह एहसास अपने अंदर समेटना चाहती हो वो उसके गले में बाहें डालकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लेती है। वहीं आर्द्र भी उसे और जकड़ कर उसके गर्दन में मुंह छुपा लेता है। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। प्यार की इन राहों में मिलते हैं कितने दरिया, लाख तूफानों में भी दिल को मिल जाता है जरिया। इस दिल के इरादे में है इतना असर, लहरों से किनारों पे करता है सफर। आर्द्र माही से घेरे से बोला, क्या हुआ? तभी अचानक माही अपने होश में आ जाती है और वो आर्द्र को धक्का देकर दूर कर देती है और उसी के साथ माही के हाथ में से वो स्टैच्यू गिर जाता है। वहीं आर्द्र खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। माही उसे ही देख रही थी। ये खुदा, बता दे क्या लकीरों में लिखा। हमने तो बस ये इश्क किया है। आर्द्र हैरानी से माही की तरफ देखता है और कुछ बोलता उसे पहले ही माही अपना हाथ दिखा देती और भागते हुए जाकर कार में बैठ जाती है। बारिश अब बंद हो गई थी। आर्द्र की नजर सामने जाती है जहां वो कांच का बना स्टैच्यू था। वो उसे उठा लेता है और अपनी पॉकेट में रख देता है और फिर अपनी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ दूर पर आर्द्र के गार्ड्स की कार्स खड़ी थी। वहां पर गार्ड्स के साथ यश भी था। वो सभी लोग भी कार में बैठ जाते हैं और यश घर पर फोन कर देता है। आज अपने रंगों से बिछड़ी है ये तस्वीर, हाथों में कहीं टूट रही है, मिलकर दो तकदीर। वहीं आर्द्र माही को एक नजर देखता है जो सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर लेटी थी। आर्द्र उसके पास जाकर सीट बेल्ट लगा रहा था, पर माही ने एक दफा उसे देखा, ना हलचल की। आर्द्र आगे बढ़कर उसके फोरहेंड पर किस कर देता है। माही के आंख से कतरा आंसू का निकल जाता है। दुनिया ये जीत गई, लो हार गया दिल। नहीं सोचा था मिलकर कभी होंगे हम जुदा। आर्द्र उसे देखकर फिर अपनी सीट बेल्ट लगाकर कार स्टार्ट कर देता है और पीछे की 4 गाड़ियां भी स्टार्ट हो जाती है। जय खुदा, बता दे क्या लकीरों में लिखा। हमने तो बस ये इश्क किया है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल, इश्क का अनोखा हमसफर 1। एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 7 बजे।